महमूद प्रचा साहब, आपका स्वागत है। अभी अभी की ब्रेकिंग खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। वो अब निचली अदालत में रिमांड का विरोध करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। ये क्या स्ट्रेटेजी होगी प्राचा साहब? क्यों वापस ली होगी? जस्टिस संजीव खन्ना के सामने 2:30 बजे के बाद सुनवाई होनी थी, लेकिन वो याचिका वापस ले ली गई है और निचली अदालत में रिमांड का विरोध करेंगे। प्राचा साहब, देखिए, इससे पहले कि मैं कानूनी दांव पेच बताऊं आपको, क्योंकि इस तरह के लॉज का मैं अच्छा स्टूडेंट, बड़ा स्टूडेंट देश का माना जाता हूं। ये जो यूएपीए के हैं, पीएमएलए के केसेस हैं और एनआईए, ये सब केसेस का, मकोका और ये सब जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस का, मैं एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट माना जाता हूं देश का। तो उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको मुद्दे की, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए, तो मुझे एयरपोर्ट निकलना है। तो मैं पहले आपको मुद्दे की बात ये बता दूं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूं। बाबा साहब की अनेक क्वालिटीज में से एक क्वालिटी ये भी थी कि वो चीजों को करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखते थे और उसका सटीक हल बताते थे। तो वही कोशिश मैं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त आप लोग सब इमेजिन कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ क्या हो रही होगी। क्योंकि अगर केस के बारे में कोई भी पूछताछ करनी होती तो सिसोदिया जी की अरेस्ट हो चुकी है, संजय सिंह जी की अरेस्ट हो चुकी है। जो कुछ बातचीत उनसे पूछनी थी, इनके पास एक अप्रूवर भी बन गया है, वादा माफ गवाह। तो सबूत, अगर मैं इनको, एक 8वां आश्चर्य भी दुनिया का हो जाए कि मोदी जी का बनाया हुआ कोई भी व्यक्ति ईमानदारी को छू के भी चला जाए, अगर इन्होंने ईमानदारी को छू भी लिया है, मोदी जी द्वारा अपॉइंट होने के बाद भी, ये ईडी के अधिकारियों ने जो ये कार्य कर इस वक्त, तब भी अगर मान ले तो ये, अगर कोई एविडेंस होता तो इनके पास होता ही। सारा एविडेंस इस पे, जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं, एविडेंस। पूछताछ के जरिए इससे कुछ पता किया जाता नहीं है ज्यादा। मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूं। तो इस वक्त आप सब लोग ये 100% मान लीजिए कि ईडी वाले सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जी आप एनडीए ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये वाला रास्ता, नहीं करेंगे तो ये वाला रास्ता। इसके अलावा कौन सी पूछताछ हो रही होगी, आप मुझे ये बता दीजिए। ये है सटीक बात। एक एग्जाम्पल है बीआरएस का भी, है कि नहीं है? अब इससे ज्यादा मैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम के बारे में क्या बोल सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी से सिर्फ एक ही बात पूछी जा रही होगी इस वक्त कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम एनडीए ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और कुछ सवाल जवाब पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं कानूनी विषय पे आ जाऊं, जो मुझसे पहले आपके जो वो बोल रहे थे हमारे मित्र। देखिए, जो इसमें स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविजन है ना 167(2), वो ईडी के केसेस पे भी, पीएमएलए पे भी लागू होता है। लेकिन जो बेईमान ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर केस की चार्जशीट फाइल नहीं करते, आधी अधूरी चार्जशीट फाइल कर देते हैं, ताकि दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए। अगर 90 दिन के अंदर, अब ये क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, और इन्वेस्टिगेशन हमेशा केस की होती है, किसी एक इंडिविजुअल आदमी की नहीं होती। हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना पड़ रहा है हमें। और 90 दिन के बाद ये स्टैट्यूटरी बेल की एकदम एब्सोल्यूट बेल मिल जाती है, अगर चार्जशीट फाइल ना हो। तो दोनों बातें सुन लीजिए आप, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है और उसके बावजूद हमने एक चार्जशीट फाइल कर दी, सिर्फ इसलिए कि हम मनीष सिसोदिया जी की और संजय सिंह जी की बेल अपोज कर सके, ताकि उनको बेल ना मिल जाए 167(2) सीआरपीसी में। अगर ये ईमानदारी का एकदम सबसे ऊंचा मेयार नहीं है तो क्या होगा? अब ईमानदारी को कुछ लोग बेईमानी भी पढ़ सकते हैं। ये काम कौन कर रहा है? ये काम हो रहा है अमित शाह जी और मोदी जी के डायरेक्ट वर्ड हस्त से, उनके डायरेक्ट इशारे से। ये एक देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है, और वो प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये भूल गई है कि चाइना और पाकिस्तान की जासूस हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का घपला करके पता नहीं ड्रग स्मगलिंग कराई है। पुलवामा में उसके क्या कनेक्शन है? 4000 किलोमीटर जो चाइना से जगह लेने की बात, छीनने की बात करती है चाइना से, वो जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब करते हैं, मोदी जी डरते हैं चाइना से ना, उसके बारे में इन्हें कोई चिंता है। अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए उनकी बाह मरोड़ने की चिंता है। यह है सटीक बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। प्राचा साहब, ये जो साजिश है कि कांग्रेस का खाता सीज कर दो,
क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दो। इसका जनमानस में क्या रिएक्शन जाएगा? आप भी ईवीएम की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर लॉयर हैं, इन सब बातों का जनता पे क्या असर होगा, आपको क्या लगता है? ये सब जुर्रत, ये सब बेईमानी करने की, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने की, बल्कि एक तरीके से उसको नष्ट करने की हिम्मत मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस में, इसलिए बीजेपी में इसलिए आ रही है कि उन्हें पता है उन्हें जनता की नाराजगी और खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको जीतना सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से है। इसीलिए मैं बार बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अब भी बोल रहा हूं कि मेहरबानी करके छोटे छोटे लालच में आके इलेक्शन लड़ना मेरे ख्याल से इस वक्त उचित नहीं है। हमारे भी कई साथी, हमारे एक आंदोलन को धक्का भी लगा है अभी हमारे एक दो साथियों की वजह से, लेकिन हम फिर रिग्रुप होके दोबारा इसको बड़े लेवल पे उठा रहे हैं। क्योंकि समझ लीजिए, एक भी ममता बनर्जी जी सेफ नहीं है, मायावती जी सेफ नहीं है, अखिलेश जी तो बिल्कुल सेफ नहीं है, राहुल गांधी जी सेफ नहीं है, शरद पवार जी सेफ नहीं है। ये कोई कानून थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को भी किसी तरीके से भी तंग कर सकते हैं। तो हमें सबको मिलके सड़क पे आके ईवीएम की मुखालफत करनी चाहिए और इन एनफोर्समेंट एजेंसीज की। और अब तो ये दुनिया को दिखाने के लिए तो इलेक्शन कमीशन से पूछ के काम कर रहे हैं ना। तो आप ये पूछ लीजिए इनसे कि इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराओ अरविंद केजरीवाल जी को, बीआरएस पे दबाव डाल के उनको एनडीए का पार्टनर बनाओ। ये क्या इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है? हो सकता है कर भी रहा हो, आजकल तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये एक बात है कि हमें सबको सब चीजें पीछे रख के ईवीएम पे बड़ा हमला करना होगा। और ईवीएम अगर रुक जाती है, और आज भी मेरे पास प्लान है और हमारे मुट्ठीभर साथी जो अब भी लड़ रहे हैं उनके पास पूरा प्लान है ईवीएम को रोकने का। अगर ईवीएम को रोकने में हम कामयाब हो जाते हैं सब मिलकर, और बेशक हम 100% कामयाब होंगे, तो अगले दिन मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा अमित शाह जी समेत चेंज हो जाएगा। ये एकदम जो भारत देश की जनता के नौकर है ना, नौकर के रूप में आ जाएंगे, जो तानाशाह बन रहा है उस रूप से चले जाएंगे। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके दर्शकों के सामने, क्या, और आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपके सीनियर पैनलिस्ट यहां बैठे हुए हैं, जो एनएसजी कमांडो है, ब्लैक कैट कमांडोज, वो अपने प्रोटेक्टी को, मैं बहुत सीरियस बात बता रहा हूं, ये हो रहा है इस देश में, क्या वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, ईडी वाला हो या लोकल पुलिस वाला हो, उसके हवाले कर सकते हैं उसकी कस्टडी। सुरक्षा जो होती है ना वीआईपी की, प्रोटेक्टेड पर्सन की, वो सर्वप्रिय होती है, सबसे ऊपर वो होती है। कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या एनएसजी की सुरक्षा के बगैर इनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? आप, जबकि मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जबकि ईडी अमित शाह जी और मोदी के कहने पे इनके ऊपर नाजायज दबाव बना रही है, ऐसा दुनिया भर इल्जाम लगा रही है। जबकि ईडी ने रात को इनके घर पे हमला किया किसी भी बहाने से, और मैं इसको बहाना ही कहूंगा। ऐसी कौन सी तूफान आ रही थी रात को पकड़ने की? तो क्या जो ब्लैक कैट कमांडोज हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? उनकी सबकी नौकरियां बर्खास्त होंगी, और वो एक दिन होंगी। अगर एनएसजी के कमांडोज और उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट बड़े ही क्रिएट कर लें इस बात का, लेकिन वो अपने प्रोटेक्टेड पर्सन को छोड़ नहीं सकते जब तक के उनके पास वो एनएसजी सिक्योरिटी है। कुछ भी हो जाए, ना कोई आतंकवादी उन्हें छू सकता है, ना कोई पुलिस वाला। ये भी एक इतनी बड़ी जो एक कानूनी अड़चन है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस देश में हो क्या रहा है। मोदी जी जिसको फोन करते हैं, अमित शाह जी जिसको फोन करते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। और ईडी का बैकग्राउंड है, एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है ईडी का। आपके सब सीनियर पैनलिस्ट और आपके जो हमारे जो लोग जानते हैं ईडी के पुरानी हरकतों के बारे में, तो एक समय था जब यहाँ इनका ऑफिस था, लोकनायक भवन में, खान मार्केट में। वहां से कितने लोगों को ऊंची ऊंची बिल्डिंग से 7वीं या 8वीं मंजिल पे इनका ऑफिस था, मार के फेंक दिया गया। ऐसे इल्जाम इनके ऊपर रोज लगते थे, इसी ईडी के ऊपर। ये भी सत्य है। तो अब आप बताइए, उसी ईडी से जिसका बैकग्राउंड ऐसा है, उस ईडी को वहां भेज के अरविंद केजरीवाल जी को और बाकी लोगों को उठा के, अब ईडी के ऑफिसर्स क्या कह रहे होंगे? यही तो बता रहे होंगे कि सन इतने में हमने यहाँ पे 2 लोगों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या नहीं की थी, यही बता रहे होंगे ना वो। अब आप सोच सकते हैं क्या किया होगा। लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से कूद के ईडी की कस्टडी से लोग मरे हैं, ये तथ्य हैं। बहुत सारे लोग अगर चाहें तो वो इसको नेट पे जाके ढूंढ के निकाल भी सकते हैं। ऐसी दुर्दांत एजेंसी को एक्सटॉर्शन करने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी ने भेजा है। तो इसका क्या मतलब है देश में?
जनता को सड़क पे आना चाहिए। और मैं अब ये कह रहा हूं, मैं तो अभी आ रहा हूं दिल्ली, हम ईडी के ऑफिस का घेराव करेंगे, सब बातें बाद में है। इलेक्शन कमीशन और मोदी जी और अमित शाह जी के घर का घेराव करेंगे, और पूरे देश में जहां जहां ईडी के ऑफिस हैं, मैं पूरे देश से आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, एक भी ईडी का ऑफिसर इलेक्शन जब तक नहीं हो जाते, ये सब बेईमानी कर रहे हैं और दबाव में है। ईमानदार होते तो गोयल साहब की तरह इस्तीफा दे देते या लंबी छुट्टी पे चले जाते। कुछ लोग गए भी हैं और कुछ लोग मेरे भी टच में है ईडी के, मैं आपको बता दूं। तो वो भी हमसे जो बोल रहे हैं, तो मैं उन जो लोग ईमानदार ईडी के अंदर है, मैं बोल रहा हूं छुट्टी ले लो, आप इलेक्शन तक छुट्टी ले लो, कोई आसमान नहीं टूट रहा है। आसमान टूट रहा है तो सिर्फ एक चीज में, इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में आसमान टूट रहा है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की एक कंपनी जो कि आईएसआई की फ्रंट कंपनी है, उसका रोल निकल के आ रहा है। उसको इन्वेस्टिगेट करो, एसबीआई छुपा रहा है ना उसे, उसको इन्वेस्टिगेट करो। ये एनआईए का काम है, ये ईडी का काम है, और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी काम है कि किस पार्टी ने उस पाकिस्तान की कंपनी से पैसे लिए हैं, वो ढूंढना। और पुलवामा के आसपास अगर वो किसी और पार्टी ने लिए होते, मेरा ये एक इन्फॉर्म्ड गेस है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, किसी भी और पार्टी ने, आरएसएस और बीजेपी के अलावा या उनके टच के अलावा किसी भी और पार्टी ने ये पैसे लिए होते, तो अब तक सबसे बड़ी खबर देश की नहीं दुनिया की आरएसएस और बीजेपी बनवा चुकी होती अब तक।